नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई क्लास 9th में जो आपके 15 और 17 को एग्जाम है उसके लिए एक तगड़ा रामबाण है। इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपका पूरा पेपर यहीं से मिलता हुआ मिलेगा। 110% गारंटी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो हिंदी मीडियम वाले आप जितने शेयर से नहीं हो कमेंट किया तो मैं आपके डिमांड पे लेकर आ रहा हूं। बस पूरा वीडियो देख लेना, आपका पूरा काम सेट है मेरे भाई। जितने भी टॉपिक बता रहा हूं वो इधर बैठा लेना, आज बैठ के पढ़ लेना, पूरा काम सेट मेरे भाई। फिर उसके पहले आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस यहां से आपके क्या बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। यूरोप वाले रिस्पेक्ट से एक आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे और फ्रांस की क्रांति से एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है दोस्त। फिर आपके भारत के भौगोलिक अफवाह, जलवायु से और अफवाह से, यहां से आपके पास नदी वाला कौन सा भाई, ये नदी वाला टॉपिक आएगा। और फिर जनसंख्या, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, यहां से एमसीक्यू और मैप। ध्यान से सुनते जाना दोस्त, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप यहां पे लोकतांत्रिक अधिकार, आपके पास यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा। चुनावी राजनीति एक आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा। संविधान आपके एक शॉर्ट क्वेश्चंस बनेगा। अब प्लस में एक एमसीक्यू बनेगा। अभी मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर उसी तरीके से भारत में खाद्य सुरक्षा, निर्धनता एक चुनौती, ये दोनों चैप्टर जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको मिस मत करना। अब शुरू करते हैं फटाफट से। आप एक एक पॉइंट को ध्यान रखना, और भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना मेरे भाई। सबसे पहले पॉइंट देखो, आपके फ्रांस की क्रांति में, ये जो फ्रांस की क्रांति है इसमें तृतीय स्टेट के रिस्पेक्ट में आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाओ जो ये तृतीय स्टेट वाले हैं। ठीक भाई, ये क्वेश्चन हो गया। जब तृतीय स्टेट का कर लोगे तो मेरे भाई उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस आता है। देखो ये वाला पॉइंट याद रखने जो तथ्य है, प्रथम स्टेट में कौन आता था, द्वितीय और तृतीय, यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। इस टर्म को आप पढ़ के जाओ यहां से, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे लुईस 16 था 70, ये आपके क्या है, ये आपके मैचिंग में भी आता है। क्या आता है मैचिंग में, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि किस तरीके से मैचिंग आता है। तो ये भी 1774 में लुईस 16 जो होता है फ्रांस की गद्दी पे बैठता है। तो ये भी आपको याद रख के जाना, इस तरीके की चीजें आपको आएगा। तो एक ये टॉपिक हो गया। फिर आपके सामने यहाँ पे 5वीं स्टेट जनरल की बैठक हुई, इसे हटाओ यहाँ पे। ये नेशनल असेंबली घोषित किया गया, मतलब कि आप देखो जो ये डेट है ना, ये डेट, ये ऐसे ऐसी वारसाई के लोग एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है जो यहाँ पे वारसाई के लोग थे टेनिस कोर्ट में कब एकत्रित हुए थे, तो ये हुए थे आपके 1789 में। समझे दोस्त, जो ये सारी चीजें हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो डेट वाले हैं ये जरूर करना। और यहाँ पे देखो 1791 में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी थी। एक ये क्वेश्चन भी आपके आए हैं, भले ये क्वेश्चन क्या है मैचिंग में आए 1791 में। और आप लुईस जो था बोनापार्ट, क्या था उसका क्या नाम है उसका, जो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट, ये आपके यहाँ था राजा बनता है। ठीक भाई, तो ये जितने भी डेट है ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, समझे। फिर एक डेट आ जाता है आतंक का काल, ये आपके ये वाला सिनेरियो है आतंक का काल, तो ये भी याद रखना। रोबेस्पियर को गिलगोट पर चढ़ा दिया, तो ये देखना रोबेस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ा दिया, ये कब था 1794। गिलोटिन होता है इन दोनों के बीच में एक मतलब आरी सा बहुत तेज तरह वाली चीजें होती है, उससे काटा जाता है। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि 18 फ्रांस सम्राट बन गया। ये देखो नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। ये जो है आपके यहाँ पे एक मैचिंग में आता है, किसमें दोस्त, मैचिंग में आएगा, याद रखना। और 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। तो एक ये पॉइंट हो गया आपके सामने, वन शॉट में भाई आपको यही चीज बता सकता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे 1848 में उपनिवेशवासी प्रथा उन्मूलन कर दिया गया, एक ये हो गया। फिर महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 में दिया गया। तो ये आपके सामने जो था एमसीक्यू बन सकता है इससे। ठीक भाई, उसके बाद आपके सामने है फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की स्थिति कैसी थी, यहां से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा। जीविका संकट था, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार मिलता था, ब्रिटेन खिलाफ युद्ध में अमेरिका की सहायता से बढ़ता कर्ज बोझ हो गया था, बेफिजूल खर्चे की वजह से खाली राजकोष हो गया था, मतलब रेवेन्यू होता सरकार के पास कुछ भी पैसा नहीं बचा था। ये चीजें होने के बाद मेरे भाई फिर उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है, ये मेरे भाई आपके 15 और 17 जो भी है और केवी के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपके ये सारी चीजें आएंगे। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, दार्शनिक, अगर ये ना भी करो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये पहले नंबर पे से याद रख लेना, दूसरे पे से और तीसरे पे इससे। ठीक है, तो ये चीजें होने के बाद आपके मैप आएगा, क्योंकि 2 नंबर का मैप है वो भी आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर का मैप आएगा, इससे मैप में ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो ये सारी चीजें हो जाती है मेरे भाई। उसके बाद आपको ज्यादा सिरदर्दी नहीं रखनी है, कुछ भी चीजें नहीं है मेरे भाई। तो आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी जो पढ़ा ये क्वेश्चन नंबर है नेपोलियन वाटरलू की
युद्ध कब लड़ा, तो भाई 1804, ये 1810, 1832, 1815। आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता दो। एक एक बच्चे कमेंट करना, जिससे कि पता चले कि भाई आप लोगों ने सच में क्या पढ़ा है, कुछ याद रहता ही नहीं रहता। पेपर यही बनेगा, जो टॉपिक बताया यही होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। इतिहास गवाह है मेरे भाई। और क्लास 10th में ना 90 प्लस करना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लेना, विदाउट सब्सक्राइब मत जाना मेरे भाई। और लाइक नहीं करते यार, प्लीज लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। आपके एफर्ट्स के लिए हमें करना पड़ता है ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये सतुल मैंने आपके इससे लॉन्ग क्वेश्चंस में ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखते जाओ जिस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इससे पहले भी वीडियो अपलोड है, आप जाकर उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है दोस्त। आज जो 15 तारीख एग्जाम होगा, जिनका 17 को है, उसको तो मैं बता ही दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी और आने वाले हैं। तो जो एक आइडिया मिल जाएगा 15 तारीख के पेपर से। तो बस आप लोग जो कमेंट करना कि आप लोग को 15 को पेपर है या आपका 17 का पेपर है, ठीक है भाई। एक ये आप लोग कमेंट करना, ठीक है, जिससे पता चल जाएगी कि भाई आप लोग के लिए और क्या चीजें तैयार करनी है। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे नेपोलियन का उदय का व्याख्या करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रांस में जैकोबिन कलन का उदय, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तृतीय स्टेट मैं आपको ऊपर पहले ही बता चुका हूं इसमें, ठीक भाई। और ये देखो, फ्रांसीसी क्रांतिक समाज में वर्गों की अक्षांशों को पूरा नहीं किया। अपने उत्तर को आपको कंप्लीट इसके आंसर बताने हैं, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति जाने की छवियां ये हटाओ, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये चीजें हो गई। फिर सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर आप ये मैप है, मैप भर देना। इसमें 2-3 चीजें पूछा जाएगा, नेटलिस, पेरिस और मार्सले और बोर्डो, ठीक है, 3 चीजें। अब आ जाओ हिटलर वाला, ठीक है भाई। अब आ जाओ आपके सामने जो अगला चैप्टर है, ये खतरनाक सही चैप्टर है, ठीक है। तो यहां से तो भाई आपके बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। मैं टॉपिक भी बता देता हूँ आपके क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। चलो देखते हैं। ये आपके मैप है, मैप इसमें से आप ये देख सकते हो। मैप में ये फ्रांस का राजधानी, ये पेरिस हो गया, नेटसल हो गया, बोर्डेक्स हो गया और ये मार्सले हो गया। तो ये एक आप यहाँ पे ये मैप आप करके जाओ, ये आपके पास आएगा। मतलब ये वाला जो मैप है आपके यहाँ पे 100% क्या, यहाँ पे 1,00,000% है ना, 1000% है, आएगा ही आएगा। तो इसको आप पूरे कंप्लीट कर लो। यहां से 2 नंबर का, कितने, 2 मार्क्स का आपके पास आएगा हिस्ट्री से। डन है। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया यहाँ पे। अरे सेकंड चैप्टर आजा भाई। ये देखो भाई, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इसको आपको ज्यादा नहीं, आपको यहाँ से एक टॉपिक याद रखना है। ये जो उदारवादी था, ये रेडिकल था, ये रूढ़िवादी था, इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट आ सकता है। चाहे रूढ़िवादी का रेडिकल से या उदारवादी का रेडिकल से, इन तीनों के बीच में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कोई फर्रे मत बनाने लग जाना। क्लास 11th वाले कहते कमेंट करके कि भैया जो आपने सारे बताए थे वो क्वेश्चन, तो आप जाकर कम्युनिटी भी चेक कर सकते हो भाई। फर्रे बना के गया, पूरे 20 नंबर पूरे हो गए। जो लिटरेचर के क्वेश्चन करेक्ट एकदम से एकदम वही सेम क्वेश्चंस हो गए थे। तो भाई आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है। हाँ, एक और करके जाना, ये कार्ल मार्क्स की चीजें, ये कार्ल मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स, ठीक है। इसका फिलॉसफी आप करके जाना, कार्ल मार्क्स की इंपॉर्टेंट है। डन मेरे भाई। उसके बाद आप सामने आ जाओ, यहाँ कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। और ये देखो, एक आपके सामने क्वेश्चन पूछ जाता है, कम्युनिस्ट समाजवादी समाज का नाम दिया 1917 में, जो अक्टूबर क्रांति द्वारा रूस की सत्ता पर समाजवादी कब्जा कर लिया। इसे अक्टूबर क्रांति भी बोलते हैं 1917 में, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने। तो ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1905 देखो, एक ये आपके सामने खूनी रविवार, ये 1905 वाला ये आता आपके सामने खूनी रविवार। इससे आप इंपॉर्टेंट मार्क करके जाओ, क्योंकि जैसे हमारे कहते हैं रोलेट एक्ट वाला था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी तरीके की चीजें थी। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन आया था, ड्यूमा जो है क्या कहते हैं, संसद, जो हमारे संसद था वहां पे, जो फ्रांस का, ब्रिटेन का, वो क्या था, फ्रांस का जो था मेरे भाई, उसे ड्यूमा कहते हैं। तीसरे ड्यूमा ने रूढ़िवादी राजनीति पर भर दिया ताकि उस शक्ति अंकुश लगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। तो मुझे बता सकते हो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से ये कब तक चला था? क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो? ऑप्शन दे दूं, 45, 1945 या 1946 या 1947 या 19 यहाँ पे 48। देखते कितने जने को ये सारी चीजें, ये तो बेसिक चीज है मेरे भाई। आप लोग भाई करके आओगे तो अंदर हो मेरे भाई, ठीक है। क्लास 10th में आ जाओ, डंका बजा देंगे, टेंशन ना लो। इससे एक आपके सामने ये तो हो गया, हटाओ इसे, ये नहीं, एक आपके सामने जब ये अप्रैल थीम से भाई बहुत सारे क्वेश्चंस देखा गया है। बट मेरे भाई आप लोग ये करके जाओ कि 1917 के बाद, अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या था, निजी समाप्ति कर दी गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और याद रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के बन रहा है, तो थोड़ा दिमाग को वहां पे पेशेंस रखना कि जिस तरीके से आप बना के आंसर लिख पाओ, नहीं तो पैसेज होगा। अभी मैं एट द एंड बताता हूँ क्या करना है। और मैथ्स के लिए मैंने आपको रामबाण बताया है कि अगर मैथ का पेपर
में डंका बजाना चाहते हो तो सेट 1 2 3 जो कि अपने एसएसपी के एप्लीकेशन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, 9th के ई बुक में चले जाना और भाई वो ले लेना। आपके पूरा मैथ्स का पेपर सेम टू सेम क्वेश्चंस आएगा, पूरा पैटर्न वही है, समझे। तो चलो फिर आगे देखते हैं। ये सारी चीजें हो गई है। फिर उसके बाद में गृह युद्ध के बारे में ना 1-2 नंबर में पूछ देता। हाँ, बट जो लास्ट ईयर ये जो सामूहिक रन था मेरे भाई, ये आपके 2024 के फाइनल में भी आया हुआ है और इस बार भी आपके इंपॉर्टेंट है कि 2025 में आएगा ही आएगा, चाहे आपके 15 वाले में या 17 वाले में। वैसे तो पता चल ही जाएगा कि कल पेपर में कौन आ रहा है। मैंने बताया आपको, कमेंट कर बताओ आपका पेपर कब है, 15 को या 17 को, कमेंट करो मेरा भाई सारे जने, जब भी एक आइडिया लग पाएगा, समझे। तो ये पॉइंट होने के बाद आपके सामने हो जाता है सारा मामला खत्म, ठीक है। आगे आते हैं, इस पे आपके पास मैप है 1 नंबर का, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट, नाथ शिवाजी और हिटलर का उदय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। दोस्त देखो अब आगे कहानी यहाँ पे आता है, तो आप लोगों ने कमेंट किया होगा तो पता चल गया होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर का क्या है, ठीक है। इसमें आपके सामने जो क्वेश्चंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वारसाई की संधि। क्या है दोस्त, यहाँ पे वारसाई की संधि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे वाइमर गणराज्य। ये वाइमर गणराज्य की समस्या क्या क्या थी, ये तो हो गया। वाइमर गणराज्य की समस्या क्या था, हिटलर का उदय और पतन, किस तरह से उदय हुआ और पतन, यहाँ से एक आपके एमसीक्यू बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन याद रखो किस तरह की चीजें हैं। 1945 में देखो ये जाता है, 1945 में जर्मनी की हार और हिटलर की पतन, तो ये एक एमसीक्यू में आ जाएगा आपके कि भाई हिटलर का पतन कैसे हुआ, एमसीक्यू में आ जाएगा, ठीक है। और जापान पे इसने बम गिराया था, कितने 2 बम गिराया था, एक तो आपके पास यहाँ पे 6 अगस्त 1945 को, एक था यहाँ पे 9 अगस्त 1945 को, एक और गिराने वाला था 15 अगस्त को, लेकिन वो गिरा नहीं पाया था, समझे मेरे भाई। तो चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे जर्मनी के, देखो जर्मनी में हिटलर का उदय का कारण क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप ये सारे टॉपिक करते जाओ मेरे भाई, जो टॉपिक आपको बता दिया इतना ही क्वेश्चंस है और इसी के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चंस बनेंगे। फिर एक क्वेश्चन ये करके जाना, क्योंकि बार बार रिपीट देखा मैंने, केबी में भी आया था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी वहां पे, क्या वोट डालने का अधिकार था नहीं था, बहुत सारी चीजें आपके सामने, प्रोपेगेंडा क्या, ये हटाओ यहाँ से। ये पॉइंट समझ के वारसाई की संधि के बारे में आपको कंप्लीट चीजें पता चल गई। उसके बाद मैंने जो आपके टॉपिक बताया वाइटसा हो गया, ये सारी चीजें कर लेना और यहाँ से केस बेस भी आएगा, क्या भाई यहाँ पे केस बेस भी आएगा। और जो वहां पे जर्मनी पे 1929-32 में आर्थिक महामंदी के अमेरिका क्या प्रभाव पड़ा था, और वारसाई की संधि के द्वितीय विश्व में क्या है, इससे इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा, समझे मेरे भाई। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो चलो फटाफट से देखते हैं अब अगला क्या क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। जितने भी हो नए शेयर नहीं देख रहे हो, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग एक बार लाइक कर दो वीडियो को, लाइक नहीं किया तो भाई एक बार प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई आपके लिए बहुत बहुत मेहनत है और क्या 9th में आप अच्छे नंबर से पास होंगे और 110% गारंटी है। बस आप लोग इस तरह से बने रहो, क्लास 9th में डंका बजा देंगे 90+। बस आप लोग शेयर करना मेरे भाई इस वीडियो को, ठीक है, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में, जिससे उनकी भी मदद हो पाए। तो आपके सामने देखो विनिमय वस्तु, जैसे आधुनिक विश्व में चरवाहे, एक यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, भावर खारी, क्या क्या क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन बना नहीं था बट थोड़ा सा देख लेते हैं इससे क्वेश्चन क्या, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपके बनेंगे ज्योग्राफी से, ठीक है। ज्योग्राफी एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखो बदलाव का सामना करना पड़ा, तो एक क्वेश्चन यहाँ अफ्रीका में चरवाहों का जीवन कैसा था, एक एक देख लेना भाई, ठीक है। देखो अगर आ जाता है कभी कभी तो बस देखो एल्डर्स और यहाँ पे वॉरियर्स, एक इसके बारे में देख लेना, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि ज्यादा पेपर इससे बना नहीं है। एमसीक्यू आपके केस बेस बन जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू या केस बेस बन जाएगा, उस चीज को आप देख लेना एक बार। चलो आप नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आते हैं भाई। अभी जब तक आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, ठीक है, समझ रहे हो। और आपको भाई इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे फिलर वाले, तो ये भी आपको याद रखना है, फिलर वाले क्वेश्चन भी आपके आएंगे, तो टॉपिक का समरी जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि अभी समय है, इसमें अगर गड़बड़ की है तो भाई फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, समझे भाई। तो ये सारी चीजें होगी। घुमंतु समुदाय के बारे में एक बार लिख लेना, अंग्रेज सरकार द्वारा गांव कृषि की जमीन पर क्यों बदला लेना चाहती थी, और ये घुमंतु समुदाय के अपने स्थान क्यों बदलते रहते थे, एक ये कर लेना। वन अधिनियमों को लाए गए परिवर्तनों के साथ चरवाहा खानाबदोश कैसे सामना किया, एक ये क्वेश्चन यहां से आपके क्वेश्चंस आएगा, समझे। तो फिक्स है क्वेश्चंस करके जाओ, समझे। चलो भाई ये आपके भाई एट द एंड आपके सामने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने क्या है भाई, ये मैप है, ये मैप में क्या क्या पूछ रहा है भाई, ये मैप में पूछ रहा है। चलो कोई नहीं, हटाओ उसको, आगे आ जाओ, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप देखेंगे, ठीक है। इसमें एक चैप्टर और बन रहा है, ठीक है। देखो आपके सामने आ गया यहाँ पे भारत और आकार। अब देखो यहाँ से क्या है,
आपके एमसीक्यू भी बनेंगे। जैसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि जनसंख्या के 28 साल, ये तो पता है आपको, ये 2011 जनगणना का कोडिंग है, लेकिन अब जो है भाई अब हम पहले नंबर पे आ चुके हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी मैचिंग में आपके भारत की स्थल सीमा जो है ये 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री कुल रेखा मतलब 75 मतलब 7,516.6 किलोमीटर है, समझे। और ये आपके पूर्व मात्रक है जो कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हो, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश निकलता है, और 8 डिग्री 4 मिनट, इसको हम मिनट कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, अक्षांश लेकर 37 उत्तर तक है, ये इसके डायमेंशन है, ठीक है। यहां से एमसीक्यू और आपके मैप, ठीक है, एमसीक्यू और मैप। और एक पॉइंट याद रखना कि भारत के पड़ोसी देश में ये पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम में है मैप, ये जो है आपके ये वाला पार्ट हो गया, श्रीलंका जो है ये वाला पार्ट हो गया, चीन तिब्बत ये आपका ये वाला पार्ट हो गया उत्तर वाला, और पूरब वाला आपके सामने ये जानते हो म्यांमार वाला हो गया, और ये दक्षिण वाला ये नीचे पार्ट हो गया, ठीक है दोस्त, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। फिर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ देते हैं। इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत जो भारत की सीमाएं म्यांमार से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो ये वाला हमारा भारत है ना, जो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला मिलता है, समझे। तो इस बार आ सकता है भारत श्रीलंका कौन अलग करता है, पाक जल संधि करता है, ये भी पॉइंट याद रखो, ठीक है। और ये जो भारत के कितने राज्यों से होकर कर था, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ये आपके एमसीक्यू है, ठीक है भाई। मैं भाई कैमरे में नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा फोकस मेरे को ये करवाने में, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने हो गया, फिर आप आ जाओ बड़े क्वेश्चंस में, और देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर भी आए हुए थे। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन से, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो भी। कामरावती के लिए डैश केंद्र शासित प्रदेश माने जाते हैं, भारत के अक्षांश विस्तार क्या है, भारत के कुल भाग कितना क्षेत्रफल है, अभी मैंने आपको सारा बताया। अगर नहीं पढ़ा है मेरे भाई पढ़ लो, क्वेश्चंस इसी लेवल का होगा, फिर मैं अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता देता हूं, ठीक है। तो मेरे भाई अभी भी लाइक नहीं किया, मुझे पता है सोच रहे हो करूं ना करूं, तो बट कर दो मेरे भाई, ठीक है। आप कर दो बस, 10th में भाई हम देख लेंगे आपको कितने नंबर परसेंटेज दिलाने, ठीक है। ये हो गया, ये भारत का कंप्लीट मैप हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा क्या प्यारा भारत है, प्यारा भारत में ये जो है 82.5 ये उत्तमात्र मात्रक है, तो इतना हम अभी डिस्कस करेंगे नहीं, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। और तो कुछ था नहीं यहाँ पे, एक पूरब में रुक जाओ भाई, ये 5 नंबर वाले का उत्तर, एक सेकंड रुक जाओ भाई, क्वेश्चन ये देखो भाई, एक जो है ये आपके सामने एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी भाग गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य 2 घंटे का अंतर क्यों होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक ये भी कर लेना, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। और भारत के पड़ोसी राष्ट्र दिशा में महान महासागर में केंद्र स्थित करने के लिए किस प्रकार लाभ प्रदान होता है, कोई 3 बिंदु होता है। एक यार ये देख लेना, ये 2024 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, कोई 3 बिंदु, ठीक है। इतनी चीजें समझ आ गई, तो चलो भाई नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं फटाफट से, समय का बहुत अभाव है, बट आप लोग अच्छे से पेपर करना भाई, ठीक है। तो अब देखो, अब आपके सामने ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर आता है, भारत का भौगोलिक स्वरूप। ये देखो, हिमालय पर्वत है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीप पठार, मरुस्थलीय, तटीय मैदान, तुत्य समूह, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं, ये आपके सामने हो क्या, मैं इस पे सीधा क्वेश्चन आपके यहाँ से आएगा, यहाँ से भाई आपके सामने क्वेश्चंस बनेगा, और बनेगा क्या, 110% है। हिमाद्री हिमालय क्या है, सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, सबसे अधिक सतत श्रृंखला जिसमें 6000 मीटर तक की ऊंचाई, सर्वाधिक शिखर है, उदाहरण माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मुकाऊ और नंगा पर्वत है, ये हिमाद्री हिमालय में। हाँ भाई, हिमाद्री हिमालय में हिमाचल 3700 मीटर 45 मीटर है, पीर पंजाल है, धौलाधर है, और महाभारत श्रृंखला है, कश्मीर, कांडा और कुल्लू की काटिया है। शिवालिक में सबसे बाहरी श्रृंखला 900 से लेकर 1100 मीटर की है, जो कि दून कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये दून कहा जाता है, जो कि देहरादून, और जहां पे ये दून लग जाए ना, वहां पे ये याद रखना है ना, पाटलिदून है ना, पाटलिदून, ये भी क्वेश्चंस में आया हुआ है। अभी आप एक बार मैप में देख लो कि भाई ये ऊपर वाला काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, जो ये है ना आपका, ये काराकोरम हो गया, है ना। मैं लिख देता हूं, देखो ये जो ऊपर वाला एरिया है आपके पास कौन है, काराकोरम, कौन सा भाई यहाँ पे, काराकोरम है, ठीक है। दूसरा जो आपके यहाँ पे क्या है, लद्दाख है ना, लद्दाख है, लद्दाख भाई, ठीक है, लद्दाख बना दो यहाँ पे। ये कौन सा आपका, जास्कर है। फिर आपके हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक जो ऊपर वाले हैं, ये आपके पटकई है, ये खारा, ये मिजोरम मतलब उनकी जनजाति है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। फिर पीर पंजाल हो गया, कुमाऊं रीजन, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ये क्वेश्चन आप फिक्स करके जाओ, ये क्वेश्चन फिक्स करके जाओ, पेपर में फिक्स करो। जो पंजाब हिमालय है, सतलुज सिंधु नदी के बीच में है, जो कुमाऊं है, क्योमाऊं जो है मेरे भाई, ये कुमाऊं आपके सतलुज और काली नदी के बीच में है। फिर उस तरह से मेरे भाई हिमालय जो है काली और तीस्ता के बीच में है। जो आपके सामने ये असम वाला है, ये असम तीस्ता और दिहांग के बीच में है। और जो ये आप सामने जो पूर्वांचल हिमालय भारत और पूर्वी सीमा के बीच में, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट मार्क करके जाओ, 1 नंबर फिक्स है, चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है भाई। तो ये भी याद रखना, ये जो उत्तरी मैदान है, ये उत्तरी मैदान जो है ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। और यहाँ का ये जो सिंधु रिवर हो गया और गंगा ब्रह्मपुत्र, इनके बारे में
में आपके पास क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये ज्योग्राफी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ये आपके पास क्वेश्चंस है। ठीक है भाई, गंगा परा हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान ये हो गया, विभाजित करता है, भाबर हो गया, तराई हो गया, भांगर आ गया। देखो भाबर में आपके सामने और भांगर में ये डिफरेंशिएट आ जाता है। ठीक है, डन है भाई। अब आगे आ जाओ फटाफट से, आगे आपके पास क्वेश्चन है प्रायद्वीप पठार क्या हो गया, प्रायद्वीप वाला अगर मैप भी आ जाए तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपका दक्कन पठार है, ये मालवा है, ये छोटा नागपुर है, जो कि आपके पास क्या है यहाँ पे, ये झारखंड वाला है। कौन सा, ये झारखंड वाला है। ठीक है दोस्त, तो इतनी पॉइंट समझ आ गया। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ये मरुस्थली की बात करें, मरुस्थली ये अरावली वाला, थार मरुस्थल, ये लूनी नदी यहाँ एकमात्र नदी है, ये बारकन अंत ये वाला। देखो अब आपके सामने दो आ गया, एक तो देखो ये काकन हो गया, कन्नड़ हो गया, मलाबार हो गया, कारामंडल हो गया, उत्तरी हो गया, ये पूर्वी तटीय मैदान, और ये पश्चिमी, ये आपके सामने यहाँ पे महेंद्रगिरी सबसे और अनायमुदी यहाँ पे सबसे बड़ी पार्ट। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आपके सामने पूर्वी घाट का पूरा ब्यौरा। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है, ये एक चौड़ा मैदान है। उत्तरी भाग उत्तरी सरकार कहा जाता है, दक्षिण भाग कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिण का भाग है ठीक भाई, ये हो गया। और पश्चिमी पूर्वी दक्कन के पठार को पश्चिमी और किनारों को कहा जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन ये देख गया कि आपके सामने क्या है, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। यहाँ पे आपके क्या आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आ सकता है। तो क्वेश्चन तैयार कर लो फटाफट से, अब ज्यादा देर नहीं है आपके सामने। ठीक भाई, ज्यादा जितना समय में आपको वीडियो मिल रही उतने समय में आप करना। देखो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में आएगा। और आप ये चीज बना के आना, क्या भाई, ये चीज बना के आना। और देखो अनायमुदी है जो कि 2695 मीटर है, जो आपका महेंद्रगिरी है जो कि 1501 मीटर है। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार के बारे में पता चल गया, लक्षद्वीप के पता चल गया, ये बीच में मालवा पड़ा, ये सारी चीज विद्यांचल सतपुरा ये सब तो पता चल गया। तो चलो भाई फटाफट से एक एमसीक्यू आपसे द्वारा पूछ लिया जाता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमाचल के शिवालिक बनी घाटियों को क्या कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, हिमाचल और शिवालिक के बीच बनी घाटियों को क्या कहा जाता है, हिमाचल, पीर पंजाब, दूर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताओ फटाफट से, तो आंसर कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये हो गया भाई। देखो आपके लिए मैं जल्दी सारी चीजें करवा रहा हूँ, बट भैया आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे भाई, आप लाइक करो तो अभी और भी चीजें यार, और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि जिससे और अच्छे से काम कर पाऊं। प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से, लाइक नहीं क्यों कर दो मेरे भाई, कुछ नहीं जाता आपका लाइक से। ठीक है, बस ये थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और भाई क्लास 10 के लिए और मजबूत बनेंगे, जिससे कि शुरुआत से आपको सारी चीजें मिलेगा, समझे भाई। और मैथ्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज है। ठीक है, नदी घाटियों की सीमाओं आधार पर हिमालय वर्गीकरण कीजिए, ये नहीं करना आपको। प्रायद्वीप पठार की विशेषता को वर्णन, एक ये आप इंपोर्ट कर लो, और यहाँ पे हिमाचल की ये वाला कर लो। ठीक भाई, ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद में आप सामने पूर्वी और पश्चिमी घाट में डिफरेंशिएट, ये आपके पास आ जाएगा पूर्वी पश्चिमी घाट में। और भारत भौगोलिक आकृति भविष्य में, देखो हिमालय एक भारत के लिए वरदान है, एक ये कर लो ना, बस इतना सफिशिएंट है, ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये सारी चीजें होने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर कौन सा है भाई आपके सामने, देखो चैप्टर नंबर आपके सामने 3 शुरू हो जाता, अफवाह। कौन सा भाई, अफवाह। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, यहां से क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आप ये देख सकते हो भारत में गंगा नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। कौन सी, द्रोणी सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे आपके क्या आ गया, हिमालय और प्रायद्वीप की नदियां। क्या भाई, ये हिमालय और प्रायद्वीप की नदियां, ये दोनों आएगा। इसमें आपके क्या है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ये ब्रह्मपुत्र, इनमें से कोई एक तैयार कर लो। ये जो है इस बार मेरे भाई ये आप इंपॉर्टेंट कर लो, ये गंगा आएगा यहाँ पे। ये जो आपके यहाँ पे 15 तारीख को, ये जो 15 तारीख को आपके, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला है आपको ये 17 तारीख को आएगा। ठीक है, ये नर्मदा तापी, इसमें तो कोई मतलब है नहीं जाता। ठीक है दोस्त, ये सारी चीजें हो क्या 10 भाई, यही चीजें जो मेरे को लगा कि बता देना चाहिए, मैंने आपको सारी चीजें डिटेल शेयर कर दी है। ये आपके सामने नदी है, मैप ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके सामने फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमालय की नदियां क्या करती है, प्रायद्वीप की नदियां क्या करती है। हिमालय ये नदियां 12 मासी होती, क्या होती है भाई, ये 12 मास रहती है। इन नदियों पर्वतों से पिघलने वाले हिम वर्षा का जल प्राप्त होता है, इनकी लंबाई अधिक होती है। ये नदियां मौसमी होती है, नदियों प्रवाह वर्षों पर निर्भर करता है, इनकी लंबाई कम होती है। डिफरेंशिएट तैयार हो गया आपका, समझे। तो बस मेरे भाई और क्या चाहिए आपको। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा क्या, चलो 1 नंबर का एमसीक्यू आप चेक कर लो। ठीक है, देखो ये ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपुंग नाम से जाना जाता है, जब बांग्लादेश में उसे जमुना कहते हैं, भारत के अरुणाचल प्रदेश से दिहांग कहते हैं। तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपके अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, दिहांग दिया जाता है मेरे भाई। अब इसी बात पे एक लाइक कर दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जब आपके सामने चीजें आ गई हैं तो भाई सारा चीज बता ही देते हैं। फिर आपके सामने
यहाँ से मैप भी, बुलर झील जो है आपके जम्मू कश्मीर में, डल जो है जम्मू कश्मीर है, सांभर राजस्थान में, चिल्का उड़ीसा में है, पुलिकट तमिलनाडु में है, कोल्लूरू आंध्र प्रदेश में है। तो जहां से आपको करना क्या है, ये वाला चिल्का और पुलिकट जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ठीक है। और यहाँ से आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, मैप भी आपके आएगा 10,000%। अरे यस या नो, बस ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन हो गया झीलों की उपयोगिता क्या क्या होती है, झील का हम कैसे कैसे उपयोग करते हैं। वैसे हम नदियों को ज्यादा देखें, नदियों का महत्व क्या होता है, ठीक है। देखो अर्थव्यवस्था में आपके पास ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण, नदियों का महत्व क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बिलीव ना हो, इससे पहले वीडियो प्लेलिस्ट में जाना है, वीडियो सेक्शन में जाना, मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइटल पे लिखा होगा, पेपर डिस्कस किया, क्या पेपर आया था, जो टॉपिक बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको क्लास होगा, इतनी गारंटी मेरे भाई दोनों दिनों में। तो बस आपके ऊपर डिपेंड है कितना आप अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद मेरे भाई, तो अब मैं क्या ही बता सकता हूं, बताओ। अब आपके सामने जब सारा रामबाण खोल ही दिया है, सब आपको बता ही दिया है, तो अब क्या चाहिए बताओ। ये हिमालय नदी और प्रायद्वीप नदियों के मध्य अंतर, एक तो आपको ये क्वेश्चन करना है। गंगा तंत्र की, एक जो मैंने आपको पहले बता दिया ब्रह्मपुत्र, और यह नदियों की आर्थिक, ये वाला, ये आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नदियों का निर्माण विभिन्न प्रवाह करती है, एक एक कर लेना, बस इतना सफिशिएंट है, इसके आगे कुछ भी छूना नहीं है, समझे भाई। ये 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अबे भाई जब तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो फटाफट से। चलो मैप तो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। जलवायु क्या भाई आपके सामने आ गया, जलवायु। जलवायु में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके सामने क्या है, देखो जलवायु में मेरे भाई आपको इंपॉर्टेंट है, तो ऑफलाइन का भी समय हो रहा है। देखो जलवायु चैप्टर में आते हैं, जलवायु में मेरे भाई आते हैं फटाफट से, आपके सामने प्रमुख 4 ऋतुएं हैं, ठीक है। ये ठंडे मौसम की ऋतुएं, ये हो गया आपके सामने, इसे तो छोड़ दो कोई बात नहीं है। फिर आप सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। चलो इसमें देखते हैं, देखो भारत की जलवायु प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, ये आपके सामने ज्योग्राफी में आने के चांसेस होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस में आपके सामने क्वेश्चंस भी डिस्कस करवा देता हूं, ठीक है। और देखो मेरे भाई, ये जो है ना आपके सामने ये जो क्वेश्चंस है, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं तो आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस मैच करने के लिए आता है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके क्वेश्चन, दिस टाइप, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्योंकि मैंने चाहता अभी आपके पास कम समय है, क्योंकि भाई एसएसटी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, सब सोचते हैं लिख देंगे, वहां जाके फैल जाते हैं भाई। चलो कोई बात नहीं। भारत को आगमन कब होता है, भारत में मानसून स्थल कब होता है, ये तो होता है आपको अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है। अब आज बड़े नंबर के क्वेश्चंस में आपके सामने भाई जो क्वेश्चंस है 2 से 3 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो मेरे भाई ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून पश्चिमी मानसून अंतर, अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट आप कर सकते हो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्या है दोस्त, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। ये जो बता रहा हूं आप अच्छे से कर लो, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, मैप है। चलो मैप का तो भैया ये अभी खुल नहीं रहा है। फिर आपके सामने जो अगला है, अगला देखते हैं, अगला चैप्टर जलवायु के बाद आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति और वन प्रणाली, ठीक है। तो मैं भाई इसको तो मैंने अभी बहुत कम देखा, वनों का महत्व, ये तो आप बना के लिख दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो आप बना के लिखने वाले क्वेश्चन है, तो आप बना के लिख दोगे, हाँ या ना, लिख दोगे ना भाई, ये बना के लिख दोगे, तो इसमें कभी डिस्कस नहीं कर रहे हम। अब आते हैं सीधा सीधा पॉलिटिकल पे, ठीक है। ये आप बना के लिख दोगे, इसे ये सारी चीजें आप बना के लिख दोगे, कितनी स्पीसीज है, कितने किस प्रकार के कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारा टॉपिक आप कर लोगे, ठीक है। एमसीक्यू में भी मोस्टली आता है यहाँ से, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाले होते हैं, एक नंबर के क्वेश्चंस ये है, एक नंबर वाले क्वेश्चन ये है। अब बताओ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एक नंबर में तो कैसे होगा, है। देखो फिर आगे आते हैं, जो भैया 2 मिनट, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस है तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है भाई। एक देखो, अब देखते हैं एक बार क्वेश्चंस और देख लेते हैं। इसमें क्या है, भारत की देखो वनस्पति और जैव विविधता क्या क्या है, ये चीज देखना। आप हिमालय में अलग अलग ऊंचाई पाए जाने में तो अलग अलग तत्व है, मतलब इसमें वनस्पति और जैव विविधता के कारण क्या क्या है, एक ये क्वेश्चन कर लेना। इसमें ज्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, ये भाई आपके 2024 में आया है, बिलीव ना हो पेपर ऑलरेडी अपलोड है, जाके चेक कर सकते हो। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस आपके सामने आ चुका है, ठीक है भाई। पॉलिटिकल साइंस बस भाई टेंशन मत लो, अब साइंस मैथ सबका आपके सामने इसी तरीके से आएगा, ताबड़तोड़ बैटिंग होगी, तो टेंशन नहीं लेना। बस अब मेरे भाई अगर बिलीव वही है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और भाई 10th में टंका बजा देंगे, और इवन आपका 9th का भी बहुत खतरनाक पेपर जाएगा। यहाँ से आपके क्या है, एक आपके पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा, ठीक भाई। क्या बनेगा आपके, लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा, जो कि आपको ये डेटा याद रखना है 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपके सामने अगर ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था का पुश एंड पुल फैक्टर, देखो भाई एक ये क्वेश्चन अपकर्षण और अधिकर्षण, पुश एंड पुल फैक्टर, ये आपके पेपर में आया हुआ है,
ठीक है। ये क्वेश्चन भाई जितने बता रहा हूँ आपके पेपर आएगा ना, मिलवा दूंगा मैं आपको सारे है ना, जितने भी हैं सब मिलवा दूंगा मैं आपको। मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब भी आते हैं भाई पेपरों में, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तापमान खंड हटाओ यहाँ पे, मैं आपको बड़े क्वेश्चंस में लिखाता हूँ, यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे हैं, ठीक भाई। देखो अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण और शहरी प्रवास के शहरीकरण में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। एक ये कर लो ना यहाँ पे। फिर आपके सामने जो क्वेश्चंस आता है, दूसरा क्वेश्चन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसमें तो चलो कोई बात नहीं है, जो मैं अभी आपको पॉलिटिकल में समझाऊंगा, मनरेगा वाला, वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मनरेगा वाले से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, ये आपके सामने आने वाला है पॉलिटिकल, ठीक है। जनसंख्या हो गया भाई, देखो आपके सामने आ गया पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। ये मेरे भाई आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है। प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से, अगर अभी भी आपने इतने सारे क्वेश्चंस नहीं किया है, ये कर लो, ये सारे टॉपिक जो लगवा रहा हूँ वो टॉपिक पढ़ लो, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। 10th में आ जाओ, डंका बजा देंगे। सबसे बड़ी बात है भाई, आपको पासिंग पॉलिसी पता होना चाहिए, और बस बढ़िया पेपर का, क्या नाम, मैं यही बोलूंगा भाई। आपके सामने लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या है, कैसे है, देखो भाई। ये डेमोक्रेसी आपको होता है कि डेमोक्रेसी क्या क्या होता है, किस तरह से लोकतंत्र द्वारा, इसके जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन बता दूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। लोकतंत्र के समक्ष कौन से, लोकतंत्र के खिलाफ विपक्ष क्या क्या होते हैं, ये तो हटाओ, तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता दूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चलो देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, पॉलिटिकल साइंस के आपके सामने आता है लॉन्ग क्वेश्चंस। चलो भाई देखो, क्वेश्चंस आपके सामने ये है कि लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक में शासन में क्या अंतर है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक भाई। लोकतंत्र के यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र के यहाँ गुण क्या क्या है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन आता है लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र में गैर लोकतांत्रिक, तो ये आपको पता चल गया लोकतंत्र, और यहाँ पे PR ये की कर लेना, ठीक है। 2 कर लेना, आपके यहाँ पे काम सेट हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं करना भाई, ज्यादा नहीं पढ़ना, टॉपर पढ़ने वाला ज्यादा नहीं होता, ज्यादा मल्टीपल टाइम रिवीजन और अच्छे से कीवर्ड्स करने वाला होता है, ठीक है। चलो मेरे भाई अभी रुक जाओ, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी जल्दी आ जाए, जिससे कि आपके सारे चैप्टर करवा दो एक बार। देखो भाई, संविधान निर्माण, ये तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, नेल्सन मंडेला, ये आप एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। ये आत्मकथा, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये MCQ में आ जाएगा आपके सामने। ये क्लास 10th में आओगे तो वहां पे भी इंग्लिश में आपके सेकंड चैप्टर है, ठीक है भाई। देखो अब जो क्वेश्चन आपके सामने, संविधान की आवश्यकता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, संविधान हमें समझ क्या है, हमें संविधान की क्यों जरूरत होती है, ये सारी चीजें मेरे भाई, ठीक है। संविधान निर्माता पक्ष क्या थे, ये सारे टॉपिक्स है। संविधान कार्य क्या है ये आपको बताना चाहिए, और ये आपके क्या है, हमारे जो भारत के संविधान का एक प्रस्ताव है, ठीक है। ये क्या है, प्रस्तावना है, जिसमें की सारी चीजें लिखी गई है हमारे संविधान के बारे में। उद्देश्य क्या क्या हमारे संविधान का, समूह पथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ये तो पता ही आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं, इसके क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चलो एक क्वेश्चन आप देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकता है, और इससे आप मार्क कर लो, आएगा ही आएगा। एक तो भाई देखो, मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये आपको मैच करने के लिए आएगा। मिलान कीजिए नेताओं का नाम, जैसे मोतीलाल नेहरू क्या थे, संविधान सभा का अध्यक्ष पता है आपको कौन थे, BR अम्बेडकर साहब प्रारूप कमेटी के कौन थे, यहाँ पे अध्यक्ष 1920 बाद संविधान, ये मोतीलाल नेहरू इसका आ जाएगा। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष संविधान सभा का सदस्य, ये अध्यक्ष था भाई, ठीक है। और अध्यक्ष प्रारूप कमेटी का BR अम्बेडकर साहब थे, और श्री नायडू ये सदस्य थे संविधान सभा के। इस तरीके से भारत देश को तैयार हो गया था। तो ये देखो भाई क्या हुआ था, यहाँ पे आपको तैयार हो गया था कब भाई, आप लोग बता सकते हो क्या, ये था आपके सामने, ये 1949 में तैयार हो गया था। कौन सा दिन था, 26 नवंबर, कौन सा भाई, 26 नवंबर भारत संविधान देश लागू हुआ। ये 1950 को लागू हुआ, क्या था यहाँ पे 26 जनवरी था भाई। भारतीय संविधान लिखने कुल सदस्य कितने थे, 166 थे। महात्मा गांधी जी 1971 संविधान के अपने अपेक्षा वर्म डैश में पत्रिका में लिखा था, द पत्रिका, भाई क्या नाम था इसका, एक बार कमेंट आप लोग याद हो तो भाई कमेंट लिखना जरूर, ठीक है। ये हो गया आपके सामने। फिर संविधान के प्रमुख कार्य क्या क्या है आपके सामने, संविधान के प्रमुख कार्य क्या क्या है, एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत बार आते क्वेश्चन में, संशोधन से क्या तात्पर्य है, जो संविधान संशोधन है क्यों ज्यादा जरूरत है, संविधान मुख्य विशेषता क्या है, ये आपके लिए होना ही चाहिए, समझे। और संविधान की आवश्यकता क्यों है, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, और संसद का भी लास्ट ईयर आपके क्या आए थे, इसमें संसद का आया था, क्या भाई लास्ट ईयर क्या था आपके यहाँ पे संसद आया था,
ठीक है। तो नेक्स्ट में आता भाई आपको ज्यादा कोई नहीं, फिर आपके सामने अगला कौन सा हो गया, चुनावी राजनीति। कौन सा भाई, चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति में आप जानते हैं 5 साल बाद, हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, इसमें एक ये आप करके जाना, यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने बोला था। लोकतंत्र बताओ, जयप्रकाश नारायण बोलता। जमीन जोतने वाले, ये वामपंथी दल ने बोला था। स्वाभिमान एनटी रामाराव ने कहा था। ये भी पॉइंट याद रखना। हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो दिल्ली में चुनाव हुआ, तो क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि दिल्ली में किसकी सरकार बनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए है भाई। अगला जो आपके सामने स्वतंत्र निरपक्ष चुनाव के लिए उठाए गए कदम होता है, जो स्वतंत्र जो और निरपक्ष चुनाव होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इसमें किसी तरीके की धंधाबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। तो चलो अब आगे आते हैं। यहाँ पे चुनाव में संभावित गड़बड़ियां हो जाती है, पता है आपको। भारत का चुनाव आयोग चलो कोई नहीं, स्वतंत्र निरपक्ष होते हैं, ये तो नहीं, अभी आगे सुनते हैं भाई। मैं भाई वही चीजें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में होते हैं, और मैंने ऑफलाइन में भी यही सारी चीजें करवाया, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, नो है इसके अंदर में। चलो भाई क्वेश्चन आ जाओ भाई। ये देखो भाई आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है चुनाव आयोग से रिलेटेड, ठीक है। लोकतंत्र प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। आम चुनाव आप अपना प्रचार कैसे करेंगे, चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए, एक ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने। लोकतंत्र में ना तो ये संभव है और ना ही जरूरी कि सीधे शासन करे, एक ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है भाई कि आपको करना ही करना है। फिर आपसे हमारे संविधान निर्माताओं के चुनाव के मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन क्यों किया, क्योंकि भाई जानते हैं कि जो जनता के हिसाब से, क्योंकि हमारा देश क्या था, लोकतंत्र था, लोग जो चुनेगा वही सबसे आगे सुप्रीम होगा, ठीक है। आम चुनाव उपचुनाव में क्या अंतर है, इस बार ये कर लो भाई, आपके आने के ज्यादा चांसेस है। आम चुनाव उपचुनाव, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है। तो आप निर्वाचन प्रक्रिया, भारतीय चुनाव आयोग, देखो एक ही आपको बताना चाहिए कि भारतीय चुनाव आयोग सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती, बहुत चुनौतियां होती। इलेक्शन करवाना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, किसी तरह की धंधेबाजी नहीं करवाना है, ये सारी चीजें, ठीक है। जो जो 5-5 6-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने, ये आप करते जाओ, सफिशिएंट है, ठीक दोस्त। अगला आ जाओ आपके सामने संस्था कामकाज। ये आपको संस्था और कामकाज क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा, यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं ये आपके पास संसद वाले क्वेश्चंस बनते हैं। देखो दोस्त ये आपके पास क्वेश्चन है संसद से, यहाँ पे आ गया कौन सा, ये संसद जो है हमारे 79 आर्टिकल में है, अनुच्छेद में है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे आ जाता है लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के बीच में आपके क्या है डिफरेंशिएट। देखो दोस्त ये तो लोकसभा लोअर हाउस कहते हैं, और फिर आपके राज्यसभा अपर हाउस कैसे हैं, इसमें 250 है, इसको आप जोड़ सकते हैं 238 प्लस में 12 जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, 543 आपके ये है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ से फटाफट से कार्यपालिका और आप देखो 3 तरीके का होता है, क्या होता है, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। तो ये क्रांतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के बीच में ये डिफरेंशिएट है, ठीक भाई। इतने पॉइंट समझ आ गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं आपके सामने राष्ट्रपति एवं कार्य शक्तियां। अब देखो राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं और क्या क्या शक्तियां होते हैं, ये जरूर करना। और अगर ये नहीं तो आपके सामने ऑप्शन में क्या आएगा, ये आपके सामने आएगा न्यायपालिका। किसके भाई, ये न्यायपालिका, ये वाला चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये न्यायपालिका आएगा। मतलब आप लिख लो यहाँ पे 1000% की गारंटी आना ही आना है, समझे दोस्त। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब आपके सामने क्वेश्चंस पे आता हूँ मैं। आपके सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र क्यों होता है, समीक्षा क्यों होता है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है भाई। चलो देखते हैं, आगे आपके सामने क्वेश्चन लिखाता हूँ। क्वेश्चन भाई आपके सामने क्या है, क्वेश्चंस आ जाओ। क्वेश्चंस देखो भाई ये आपके सामने क्वेश्चंस आ चुका है 2 नंबर का। क्या क्या क्वेश्चन है देखो, भारत के संरक्षक कार्यपालिका प्रकार हटाओ से, लोकसभा राज्यसभा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपके सामने इस बार के लिए आप इंपॉर्टेंट करो यहाँ पे, एक गठबंधन सरकार। किसका भाई, एक गठबंधन सरकार, ठीक है। ये हो गया, हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आपके 2024 में पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री की शक्तियों को बरकरार करना है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने। जब ये सारी चीजें हो गई तो फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और न्यायपालिका स्वतंत्रता, एक तो ये, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गया। ये होने के बाद आपको कुछ नहीं सोचना भाई, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और जिन दोस्तों ने आपके नहीं पढ़ा है उनको बस ये वीडियो शेयर कर देना, बस हो गया काम, समझे। लोकतंत्र के अधिकार, ये मौलिक अधिकार, यहाँ से आप 2024 के पेपर जो मैं ऑलरेडी अपलोड करवा चुका हूँ उसमें ये पूछा हुआ है कि भाई किस तरीके से, मतलब कि एमसीक्यू में भी आया है। कोई एक लड़का होता है, नाम भूल गया, वो लड़का होता है, उस पर कहता है कि वो होटल में काम करता है, 10-12 साल का है, तो उसका क्या हो रहा है, शोषण अधिकार का, मौलिक अधिकार के बारे में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके वहां से बनते हैं, ठीक है। सामंता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। वैसे आप ये आर्टिकल भी याद करके जा सकते हो। आर्टिकल कौन सा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन ये आपके यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक भाई, ठीक है।
ये सारी चीजें हो गया। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, पिछली बार तो भाई देखो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आया था, यहाँ से आपके एक एमसीक्यू बनेगा 23 और 24 में, जैसे बाल मजदूरी को रोक लगाना, यानी आर्टिकल नंबर 24 में आपको जाना पड़ेगा। ठीक भाई, ये सारी चीजें हो गई है। तो फिर हम आगे आते हैं, आगे कौन सा है, अधिकारों को बढ़ावा किस तरह से दिया जाता है। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, करा देता हूँ आपको लॉन्ग क्वेश्चन कैसे है। ठीक भाई, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके सामने देखो, ये आपके सामने क्या है, मैच करने के लिए भी आ सकता है कि छुआछूत समिति कौन सा है, इसमें शोषण विरुद्ध अधिकार कौन सा, स्वतंत्रता और सामंता विरुद्ध अधिकार होता है। फिर इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, समझे दोस्त। फिर आपके मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या डिफरेंस होता है, आजादी लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता को बताता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन होने के बाद आपके सामने कुछ जो बड़े क्वेश्चन और बनते हैं वो आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक तो भाई तेलुगु में, आंध्र तेलुगु भाषा पर बोलने कर्नाटक अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, एक वो मामला हो गया यहाँ पे। तो दो चीजें थी होगी, बस अपने इतना बहुत है। और समझ में बदल कर कानून के लोकतंत्र की बुनियादी, ये तो खरीदोगे, बना के लिखने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। ठीक भाई, हो गया क्वेश्चंस। अब आ जाओ, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है तो क्या बनेगा, एक ये शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन करना होगा, संवैधानिक उपचार का अर्थ निकालना होगा, क्योंकि ये तो भाई आपके बहुत बार पेपर में आ चुका है। जो संवैधानिक उपचार है ये आप बता सकते हो कौन सा अनुच्छेद में, अगर आपने सही से पढ़ा है तो क्या आप अनुच्छेद बता सकते हो किस अनुच्छेद में। ऑप्शन दे दूं, 31, 32, 33 या 34। इसे आत्मा भी कहते हैं, इसे संविधान का आत्मा भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये सारी चीजें हो गई हैं। तो अब एक लास्ट एट द एंड चलते हैं आपके सामने। ठीक है, ये भी खत्म ही कर देते हैं, जैसे कि आपका भाई पूरा पेपर ही निपट जाए। ठीक है, पालमपुर आपके इकोनॉमिक्स आ चुका है, यहाँ से आप आराम से बना के लिखने वाली चीजें, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा चीज है नहीं, आपको सीधा सीधा बना के लिखना है, तो इसमें बनाने वाली बात है। ठीक भाई, तो एक ये आप कर लेना कि जो वर्षा ऋतु होता है ये वाला, ये अवधि ये वाला कर लेना, रबी क्रॉप्स और ये खरीफ क्रॉप्स, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस बनता है। डिफरेंशिएट तैयार कर लेना, इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप, पारंपरिक और आधुनिक, इस तरह की चीजें हैं। हरित क्रांति, आप देखो एक आपके सामने क्या है, हरित क्रांति, ये आपके लाभ, हरित क्रांति के बारे में आपके क्वेश्चन आएगा। ठीक भाई, ये हो गया हरित क्रांति कहानियां, ये आपके सामने। दोस्त अगर अभी भी लाइक नहीं किया भाई, तो मैं क्या कह सकता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है भाई, करना नहीं करना। बट मेरा एक फोकस है कि आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इतना करके जाओ, 110% आप पास हो जाओगे, कोई भी माइक लाल नहीं रोक पाएगा इसमें। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। पालमपुर में भूमिहीन किसानों को किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा, एक ये क्वेश्चन करके चले जाना। परंपरागत खेती आधुनिक खेती में क्या अंतर होता है, एक ये क्वेश्चन कर देना। 1960 के दशक में आपने हरित क्रांति किस तरीके से काम करती, और हरित क्रांति के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके जाओ। ठीक है, गैर कृषि का हरित क्रांति इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, क्योंकि मैं चाहता भाई आपका ज्यादा समझ है, मैं चाहता हूं आप ज्यादा समय का आउटपुट लो। देखो भाई, ये है संसाधन के लोग किस तरह से काम करते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है ये हर बार बनता है। आप 10th में आओगे तो ये भी बनेगा, द्वितीय क्षेत्र और ये तृतीय क्षेत्र, इनमें सेवाएं होती है या जुड़ी प्रकृति होती है, जैसे किस कृषि, क्वेश्चन मैच करने के लिए मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन हो गया। फिर यहाँ गन्ने की चीनी, कपास, जूट, और यहाँ पे प्रथम दोनों इस पर डिपेंड होता है, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, संचार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन हो गया, ये सारी चीजें है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आपके सर्विस सेक्टर में आता है, मतलब आप इसे तृतीय सेक्टर में मान सकते हो। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर आपके सामने अगर क्वेश्चन बन जाता है, वैसे तो ये 10th का टॉपिक है, बट आप करके जाओ संगठित और असंगठित में, ये बहुत बार देखा गया है। ठीक है भाई, यहाँ पे फिर आपके सामने मनरेगा वाला टॉपिक भी आ जाता, मैं बता देता हूँ आपको मनरेगा वाला क्या सा है। ठीक है, ये देखो आपके सामने बेरोजगारी क्या होता है, ये आपके सामने क्या है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी 2-3 तरह का होता है, एक तो मौसमी बेरोजगारी होता है, परछन बेरोजगारी होता है, शहरी बेरोजगारी क्या होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। जब ये सारी चीजें हो जाती है मेरे भाई, तो आपके सामने क्वेश्चन आता है बेरोजगारी परिवहन, राष्ट्रीय नीति लक्ष्य क्या क्या था, सर्व शिक्षा अभियान, ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था भाई। देखो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर्व शिक्षा अभियान ये पूछा गया था, एक ये आपके पास मिड डे मील पूछा गया था। ये दोनों आप कर लो, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। डन है। जब इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो अब आगे आपके सामने क्या है, देखो अगला आपके सामने आता है, यहाँ पे अगला क्वेश्चंस आपके सामने इसमें आए नहीं, बट आप यहाँ देखो जैसे इस तरह क्वेश्चंस आपके सामने, मैंने क्या बोला था कि जैसे मान लो आप व्यापार किस मतलब स्व उपभोग के लिए, विनिर्माण के लिए, मत्स्य पालन के लिए। अब जैसे जानते हो ये प्रथम क्षेत्र में मत्स्य पालन, आप जानते हो पहले या प्रथम द्वितीय, तो चौथे का दूसरा ढूंढो, चौथे का दूसरा सिर्फ और सिर्फ इसमें है, सीधा सीधा आंसर ये हो गया, आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं। तो ये होता ऑप्शन एलिमिनेशन। समझे दोस्त, ये ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो आप तो वैसे ही मतलब बढ़िया कर दोगे। ठीक है, तो आप आ जाओ यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के कार्य क्या क्या थे, वो शिक्षा प्राप्त करना किस चीज के लिए था, ये भाई बार बार पूछता है। ठीक है, कार्यवाह की समाधि, चलो देखो आपके बड़े क्वेश्चंस किस तरह से,
मैं आपको ये डिफाइन कर, महिला घरों कार्य के राष्ट्रीय आय में मान्यता दी जाती है, मान्यता क्यों नहीं दी जाती, शिक्षा माता हटाओ इसको, संगठित और विकास के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी का, मौसमी बेरोजगारी का, एक प्रत्यक्ष बेरोजगारी, ठीक है, अर्थव्यवस्था के समग्र विकास, बेरोजगारी का हानिकारक प्रभाव विश्लेषण करना है, और मध्य भोजन और श्रम, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहां से आएगा। फिर आप जो नेक्स्ट है आपके सामने ये हो गया, आपके केस बेस भी आ सकता है इससे। फिर आपके सामने निर्धनता एक चुनौती, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक शहरी निर्धनता होता है, एक आपके पास जो बीपीएल वीपीएल होते हैं, ठीक है, अंतर से। चलो भाई ये देखते हैं यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह सकती हूँ कि लक्षित निर्धारित में और आर्थिक वृद्धि में क्या है, तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार मनरेगा चला था और प्रधानमंत्री ग्रामीण नियोजक काम योजना बदले, ये स्वर्ण जयंती, ये स्वरोजगार वाला, तो ये आप करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पता चल गया आपको भाई, यही चीजें हैं जो आपको पेपर में कल दिखेगा, ठीक है, यही सारी चीजें और कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक है भाई। निर्धार देखो, निर्धनता के जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि देखो निर्धनता से संबंधित विभिन्न मुद्दे कौन कौन सा, भूमिहीनता, परिवार का बड़ा आकार, खराब स्वास्थ्य, असम बेरोजगारी, रक्षा बल, ठीक है, मतलब कि शिक्षित होंगे तो जब भी तो कुछ हो पाएगा, समझे। दो तरह की निर्धनता होती है, शहरी निर्धनता होती है और आपके ग्रामीण भी होते हैं। ग्रामीण में थोड़ा सा कम होता है और इसमें आपके ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया एमसीक्यू, तो भाई देखो खतरनाक ही पूछता है, तो इसमें आप तैयार कर लो, जो जो टॉपिक बताओ उतना तैयार करो, बस हो गया, समझिए। फिर भारत में निर्धन सबसे बड़ा कवि केंद्र है, एक तो ये हो गया। विश्व में निर्धन लोक संख्या उल्लेखनीय कमी की जाती है, ये सब आपको करना नहीं भाई, ये आपको बनाने वाले। ये गरीबों के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन किस तरह के काम किया था, एक ये, और मनरेगा वाला एक कर लेना, इसमें 5 नंबर में सवाल आता है मनरेगा का, ठीक है भाई। देखो कौन सा आपके सामने कि यहाँ पे मनरेगा क्वेश्चंस आया नहीं क्या, यहाँ पे ग्रामीण और शहरी महत्वपूर्ण मूल्यांकन, इसमें मनरेगा का आया नहीं, बट आप कर लेना मनरेगा, मतलब कि जो मैंने बताया आपको महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट वाला, वो आपके क्वेश्चंस में आता है बार बार, ठीक है। और यहाँ से क्या आपके ये भी आ सकते हैं भाई, केस बेस भी आते हैं, ठीक है, ये केस बेस भी आते हैं, कभी केस बेस छोड़ दो आप। देखो जैसे ये केस बेस आया ना यहाँ पे, ये केस बेस कौन सा क्वेश्चन, विकासशील देशों में अत्यधिक निर्धनता, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार $1.9 से कम जीवन निर्वाह करने वाले लोगों का अनुपात 1990 से 45 पर गिर के 2008 में 22% हो गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके केस बेस आएगा क्या भाई, ये आपके ये जो है आपके केस बेस्ड आ सकता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। समझ आ रहा बात यहाँ पे। चलो भाई अब आगे देखते हैं, अगर ये सारी चीजें आ गई है समझ, तो और आगे कुछ है बेरोजगारी के बारे में बताई दोगे कंप्लीटली सारी चीजें। और भाई जो मैंने आपको बताया कि मैथ्स के लिए आप सेट 1 सेट 2 ले, आप वहां से पता चल जाएगा। यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके लास्ट चैप्टर भाई, खाद सुरक्षा क्यों सर्वाधिक खाद्य सुरक्षा, यहाँ से मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर का क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण पर पीडीएस सिस्टम। देखो भाई एक तो ये आपके एफसीआई वाला और पीडीएस सिस्टम आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप पढ़ लेना। जो सरकार राशन वासन देती है इस चीज पे, ठीक है, वो अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा, ये जो स्कीम चलाई थी सरकार ने वो है इसके बारे में, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है भाई। ये सारी चीजें हो गया, और राष्ट्रीय सार्वजनिक ये हो गया। फिर आपको भाई देखो इस तरह की चीजें मिलाने के लिए आएगा, ये जो है आपके सामने क्या है, ये मिला सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्य भोजन, ये आपकी क्या है मिलाने के लिए आएगा भाई, पढ़ लो बस यही मौका है। इसके बाद तो मैंने आपको सारा पेपर समझो आउट कर दिया है, बस जिसको भाई नहीं अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, आपके दोस्त यार उनको प्लीज एक बार सेंड कर देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बफर स्टॉक के बारे में पढ़ लेना, खाद निगम, भारत की खाद्य पूर्ति तुमने कोई नहीं खाद्य खरीद, ये खाद निगम वाला, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट हो गया, बफर स्टॉक जो खाद निगम होते हैं ना हमारे, उसके सरकार के द्वारा रिजर्व किया जाता है, वो हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में अहमद सैन जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे मेरे भाई, खाद्य सुरक्षा भारत में सब विनाशकारी क्या है, भारत में सबसे अधिक खाद्य सुरक्षा संयुक्त लोग कौन सा भूमि, चलो भाई देखते हैं आगे और क्वेश्चन है क्या, देखते पीडीएस सिस्टम वाले क्वेश्चंस बनते हैं नहीं बनते, जस्ट वेट मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं बट वही समय कम है, तो इसलिए मैं ये ज्यादा करवा नहीं पाया, ठीक भाई। चलो देखो आपके सामने क्वेश्चंस एक ही आ चुका है। सबसे पहले एक तो पीडीएस क्या होता है, बफर क्या होता है, एक तो ये कर लो यहाँ पे, ठीक है। सब्सिडी क्यों देती है, रोजगार योजना गारंटी क्या था, आम जनता खाद्य सुरक्षा पीड़ित को हो सकते हैं, ठीक है, ये तो आप बना कर भी लिख सकते हो क्योंकि चैप्टर ऐसा है जो आपको बना कर लिखने हैं। फिर उसका खाद्य सुरक्षा हरित क्रांति के प्रभाव क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक ये एमपीसी है ना, मैक्सिमम एमएसपी क्या, मैक्सिमम एमएसपी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, इसके बारे में था। ये बफर स्टॉक के बारे में था। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहकारी समितियां क्या किस तरह से निर्भर होती है, एक ये हो गया एक ये, ठीक है। तो इतना पॉइंट करोगे तो आपका क्या है भाई मेरे भाई, आपका पूरा काम सेट है। ये आपके क्या है निर्यात वाले हैं। तो मेरे भाई देखो इस तरह के सवाल भी आपके क्वेश्चंस में केस बेस में बनते हैं, समझ आ गया। तो ये देखो केस बेस आपके खाद्य सुरक्षा नीति, ये क्या है खाद्य सुरक्षा 1970 समझ और अमर्त्य सेन की समझ में क्या अंतर थी, तो ये सारी चीजें थी। तो मेरे भाई आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से चीजें हैं, किस तरीके से यहाँ पे आया गया है। तो बस यही सारे क्वेश्चंस थे
अब बस आपके सामने कुछ भी नहीं, आप बढ़िया से कर लो, सीधी सीधी बात है। आपके सामने ये पूरा डेटा है, आपको पूरा पेपर पता चल गया कि पूरा पेपर कैसे होगा। मैंने किस बीच में बता दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा डिस्कस कर दिया है। इससे बाहर पेपर आ जाए, कमेंट के नीचे करके आप ना कभी चैनल के नीचे आना, कमेंट करके बता देना अगर जरा सा भी क्वेश्चन पेपर बाहर जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके पूरा पेपर यहीं से बन जाएगा मेरे भाई। तो सारी चीजें आपको समय के साथ साथ सब पता चल गया है, तो ऑलमोस्ट आप जाके क्या कर सकते हो, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो, समझे मेरे भाई। तो यही था एक मेन मोटिव जो मैं आपको बताना चाहता था। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से कहानियां हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब जाके फटाफट से आप जाके अपना पेपर चेक कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो। अच्छा लग गया होगा तो लाइक जरूर करना, लेकिन इतना मैं बता रहा हूं आपको, भले हाई क्वालिटी ना आ रही हो लेकिन पेपर यहीं से बनेगा दोस्त। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।